कैसे आप लोग? मैं दुर्गेश जायसवाल। थोड़ी सी विलम्ब होगी, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। शुरू करते हैं क्लास, लेकिन आगे से विलम्ब नहीं होगा। कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, ताकि हम लोग जो पढ़ते चले वो साथ ही साथ लिखते भी चलेंगे, और ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी एकदम तरीके से पूरी तरह से कंप्लीट रहें। और जैसे कि हम प्रतिदिन की बात थी, आज भी आपके सामने एमसीक्यू लेकर आए हैं, लेकिन एमसीक्यू पढ़ाने का मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आपकी जो रिटर्न तैयारी है वो भी लगातार होती रहे। उसी उद्देश्य में हम आपके बीच आ चुके हैं। लाइव क्लास है ये, और आप स्वयं जुड़िएगा, अपने सभी साथियों को शेयर करते चलिएगा। एक एक करके एक एक प्रश्नों को हम हल करेंगे, और उसी के आधार पर हम प्रश्नों का चयन भी करेंगे। तो आइए एक एक करके हम बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, दिया गया जैसा कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। यह प्रश्न आपको कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसके विकल्प में आपको जरा से भी परेशानी नहीं होनी चाहिए कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। इसका उत्तर आपको पता है, इसमें ज्यादा समय नहीं गवाएंगे, समय बहुमूल्य है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष। और 25 वर्ष होना चाहिए लोकसभा का, विधानसभा का। 21 वर्ष होना चाहिए पंचायती राज व्यवस्था का। और 35 वर्ष 35 वर्ष होना चाहिए वो राज्यपाल का या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। इस प्रकार इस सभी प्रश्न का जो इसका विकल्प है वो तीसरा सी सही है। जैसे जुड़िएगा, अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद आगे हम क्लास शुरू करेंगे। आज रात से इकोनॉमिक्स की, जैसा मैंने आपसे वादा किया था, आज से इकोनॉमिक्स क्लास फ्री चलना शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर यहाँ है, आसान सा, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो बताइएगा कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ठीक है, अभी क्लास स्टार्ट हुई है। जैसे जुड़िएगा, अपने सभी साथियों को शेयर करना ना भूलिएगा। यहाँ पे 2 से 3 बातें हम आपको बताना चाहेंगे। पहला, जो लोकसभा के सदस्यों का अमूमन जो कार्यकाल होता है, आपका सभी को उत्तर सही होना चाहिए, वह होता है 5 वर्ष। लोकसभा का, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, या वे मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा सदन को भंग किए जाने तक अपने पद पर बने रहते हैं। अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने का सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ये 5 वर्ष भी क्या है, जब हम लोग पेड क्लास इसका अध्ययन करेंगे तो वहां पे हम संविधान में एक बात और देखेंगे। ये देखेंगे कि जो 5 वर्ष के लिए भी क्या कंडीशन है, क्या किसी कंडीशन में कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, घट भी सकता है। नमो 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 संस्कृताय सर, सुधाकर सर। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, थोड़ा सा तेजी से चलेंगे आज, क्योंकि विलंब हो चुका था आज आपके बीच हमें उपस्थित होने में। यह क्लास पूरी तरह से लाइव है, जैसा कि आप हमें देख पा रहे हैं। यहाँ पे है कि लोकसभा के निर्वाचन सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। देखिए, यह प्रश्न उस दिन भी विवादित था, आज भी विवादित है, लेकिन हम प्रश्नों के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जी, यहाँ पे चारों विकल्प गलत है। आइए कैसे गलत है, मैं उसकी विस्तृत व्याख्या करता हूं। कैसे गलत है जी, देखिएगा ध्यान से, कैसे गलत है। इसमें 530 सदस्य जो होते हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इन कितने 530 प्लस 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या दिल्ली की 7 होती है, बाकी से 1 है। अभी नया आंकड़ा आएगा तो फिर हम बताएंगे किसको लेकर, जी, लद्दाख और कश्मीर को लेकर। अब फिर उसके बाद 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है आंग्ल भारतीय को। इस प्रकार ये 543 सदस्य पर जनता सीधे मतदान करती है। 2 सदस्य आंग्ल भारतीय 545 प्लस 7 सदस्य अधिकतम होते हैं, और अधिकतम संख्या पूछा है, इसलिए इसका उत्तर 552 होगा। क्या होगा? 552। इस दशा में अगर 552 नहीं है तो 545 सही किया जा सकता है, लेकिन वैसे इसके चारों विकल्प आपस में गलत है। मैंने इसको व्याख्या करके आपको समझा दिया क्यों। 530 सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से राज्यों से चुने जाते हैं। 13 सदस्य जो होते हैं ठीक। आगे बढ़ते हम लोग। फिर आगे अगर देखेंगे कुछ टॉपिक को आपके लिए महत्वपूर्ण जो है, यहां से हो गया, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। अगला है, गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं। आइए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। कोई विधेयक हो, जो गैर विधेयक होता है, गैर धन विधेयक होता है, कितने वाचन होते हैं, माने किसी भी विधेयक के कितने वाचन होते हैं। आइए आज इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और हमें जानेंगे कि कोई विधेयक कानून कैसे बनता है। ठीक, विधि कितनी अच्छी है।
बताइए कोई विधेयक कानून बनने की प्रक्रिया क्या है? आप लोग जवाब दीजिएगा और आज हम आपको बताएंगे कोई विधेयक कानून कैसे बनता है। ध्यान समझिएगा, पूरे जीवन काल आप नहीं भूलेंगे कि विधेयक और कानून में क्या अंतर होता है, बिल और लॉ में क्या अंतर होता है। लेकिन एक बात है छोटी सी कि आप इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा, उन सभी साथियों तक पहुंचा दीजिएगा जो अभी तक हमसे जो नहीं जुड़ सके। शेयर किया आपने इसमें तो भी संख्या, ठीक है, आप लोग शेयर कर दिए, बड़ा कम संख्या है। अच्छा, अभी अगर जोड़ेंगे तो ये दिक्कत कर देगा मेरा। जरूरत है? नहीं, इससे जोड़ दीजिए, इससे जोड़ दीजिए, स्पीड अच्छी मिलेगी। आइए देखिए, किसी भी विधेयक को पेश करने के 3 वाचन होते हैं। कितने वाचन? 3 वाचन। लिखिएगा प्रथम वाचन, लिखिएगा फर्स्ट वाचन, रेडी बनिएगा। फर्स्ट वाचन जैसा मैं बताया प्रारंभ में, मेरी क्लास लेते समय कॉपी कलम लेकर बैठा करिएगा। इसमें विधेयक पेश करने, देखिए पहली बात तो एक बता दे, विधेयक और बिल एक गैर विधेयक होता है, एक गैर सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक। यदि किसी विधेयक को लोकसभा राज्यसभा में अगर किसी मंत्रिमंडल के मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो सरकारी विधेयक कहते हैं, जबकि यदि संसद कोई अन्य सदस्य प्रस्तुत करता है तो उसे गैर संवैधानिक विधेयक कहते हैं या गैर सरकारी विधेयक कहते हैं, सॉरी गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। इसमें फर्स्ट वाचन में लिखिएगा, इस विधेयक को पेश करने वाला मंत्री विधेयक पेश करने के कारणों, विधेयक के उद्देश्य के संबंध में बताता है। यह कार्य मंत्री द्वारा लोकसभा अध्यक्ष या सभापति द्वारा नियत की गई तिथि को उसके अनुमानित से किया जाता है। ठीक, यह हो गया प्रथम वाचन। लिखिएगा द्वितीय वाचन, सेकंड वाचन, प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन को स्वीकार करने के बाद विधेयक के खंड या उपखंड पर संसद द्वारा विचार प्रारंभ होता है। इसी विचारण के दौरान संसद के सदस्यों द्वारा विधेयक में संशोधन पेश किए जाते हैं। यदि संशोधन स्वीकार कर लिए जाते हैं तो विधेयक के अंग बन जाते हैं। ये हो गया सेकंड वाचन। अब आते हैं थर्ड वाचन की तरफ। थर्ड वाचन क्या होता है? जब विधेयक के सभी खंडों उपखंडों को संशोधन सही सदन द्वारा विचार विमर्श कर लिया जाए और सदन उसे स्वीकार कर लेता है, तब वही विधेयक पेश करने वाला जो मंत्री होता है वह प्रस्ताव करता है कि विधेयक को पारित किया जाए। इस प्रकार गैर विधेयक को संसद के हर सदन में 3 वाचन होते हैं। कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होते हैं। ठीक, कितने वाचन? 3 वाचन। अगला, वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद में ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? बताइए। आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हम लोग आज पुनः लिखेंगे। बताइए, वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद के मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? वह प्रधानमंत्री बीपी सिंह। बीपी सिंह कौन थे? बीपी सिंह थे। 2 दिसंबर 1989 से 7 नवंबर 1990 तक थे, जिन्हें संसद में मतदान द्वारा अपदस्थ किया गया था। इसका उत्तर क्या होगा? बीपी सिंह। इसमें लिखिएगा प्रधानमंत्री पद का उल्लेख, लिखिएगा प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री के बारे में जान लीजिएगा। प्रधानमंत्री का उल्लेख 74, 75, 78 अनुच्छेद लिख लीजिएगा। अनुच्छेद 74, 75, 78, 352 जो आपातकाल संबंधित है, इन सभी में प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में किया गया। सामान्यतः जो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद अपने पद ग्रहण की तारीख से अगले चुनाव तथा नए उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक अपने पद पर बना रहता है, किंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिससे प्रधानमंत्री को उससे पद से पदच्युत किया जा सकता है। जैसे पहला, प्रधानमंत्री स्वयं त्याग पत्र दे दे और राष्ट्रपति इसको त्याग पत्र स्वीकार कर ले, एक कंडीशन। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त कर दिया जाए। तीसरा, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए।
अथवा गठबंधन की सरकार टूट जाए। इस दशा में अपदस्थ मानव से पद से हटा दिया जाए। बफरिंग ज्यादा हो रही है, चेक करिए जरा, तो एक मिनट देख लेते हैं, बफरिंग ज्यादा हो रही है। आवाज जवाब दीजिएगा, क्या बफरिंग ज्यादा हो रही है कि साफ चली वीडियो? थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा, साफ चली वीडियो? वीडियो साफ चल रही है, ठीक है। आप देख लीजिए कहां से दिक्कत आ रही है। इस प्रकार इसका उत्तर वीपी सिंह होगा। क्या होगा? वीपी सिंह होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला, 1 वर्ष तक राजस्व एकत्रित करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? सही है ना? देखिए, किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार वित्तीय जो प्रस्तावनों को प्रभावित करने के लिए एक वित्त विधेयक मंत्री के बजट भाषण के तुरंत बाद स्थापित देता है। एक धन विधेयक है, इसे बजट सत्र में विनियोग विधेयक के साथ साथ पारित किया जाता है। संविधान ने वित्तीय विधेयक को अनुच्छेद 110 में भी परिभाषित किया गया है। इसका उत्तर क्या होगा? वित्त विधेयक। क्या होगा? वित्त विधेयक। वित्त विधेयक। अगला प्रश्न आपका, संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए, मैंने कई बार बता दिया, संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की जो न्यूनतम आयु होती है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। संसद राष्ट्रपति और लोकसभा राज्यसभा से मिलकर होती है। संविधान में इन सदनों को लोकसभा और राज्यसभा कहा गया है। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन वह अपना अभिभाषण करने के लिए किसी भी सदन में प्रवेश कर सकता है। ठीक, इसका उत्तर क्या होगा? 25। विधानसभा क्या था? तो भी 25 वर्ष। राज्यसभा 30 वर्ष। ठीक, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल कितने दिन से अधिक का नहीं होना चाहिए? ये भी आसान सा प्रश्न है। पता ही क्या होगा? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने। इसको हटा दीजिए, थोड़ा पीछे का दिक्कत होगी। 6 महीने। कितना दिन? 6 महीने। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 85 में, आज अनुच्छेद नहीं लिखा रहा हमसे, अनुच्छेद 85 में लिख लीजिएगा, संविधान के अनुच्छेद 85 के अधीन राष्ट्रपति को समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को आहूत करने, सत्रावसान करने, लोकसभा की विघटन करने की शक्ति प्राप्त है। यही अनुच्छेद 85 में भी यह भी उपबंध किया गया है कि किसी भी संसद के सत्र के प्रथम बैठक और अंतिम बैठक में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। अतः संसद के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। ठीक, इसका उत्तर क्या होगा? 6 महीने। आगे बढ़ते हैं। अगला, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से, उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत से, उपस्थित सदस्यों का 3/4 बहुमत से। किससे? देखिए, एक बात और जानिएगा, जो जब सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है, जैसे अनुच्छेद 108 के तहत जब सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है, उस समय कोई भी विधेयक होती है वो लोकसभा के पक्ष में जाती है। पता है क्यों? क्योंकि देखिए, लोकसभा सदस्य कितने होते हैं? कॉमन सेंस की बात है, 543 प्लस उसके होते हैं 243। ठीक, इनका योग करिएगा, इसका जो बनेगा संख्या किसकी ज्यादा होगी? लोकसभा की। इसका अर्थ यह होता है कि उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से तो लोकसभा का ज्यादा होता है। इसलिए जब भी संयुक्त अधिवेशन होता है, उस समय जो एक मामला होता है, जो विधेयक होता है, वो ज्यादातर संसद के जो संसद होता है उसके लोकसभा के पक्ष में जाता है। संसद के दोनों सदनों के
संयुक्त अधिवेशन में भेजा गया विधेयक उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित होता है। संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। क्या वीडियो साफ नहीं चल रहा है क्या? जवाब दीजिएगा जल्दी से आप लोग। क्या बफरिंग बहुत ज्यादा हो रही है क्या? जवाब दीजिएगा जल्दी जल्दी। क्या वीडियो साफ नहीं चल रहा है? कोई दिक्कत हो रही है? कमेंट करके बताइएगा आप लोग। चलिए, कुछ लोग बार बार कह रहे हैं कि अगला प्रश्न आपके बीच है, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? भारत में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन प्रमाणित करता है? बताइए, भारत में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन प्रमाणित करता है? देखिए, मैंने भी कुछ देर पहले बताया था, कोई विधेयक है नहीं, यह लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करता है। लोकसभा अध्यक्ष यह प्रमाणित करता है कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा। जब कोई धन विधेयक राज्यसभा को भेजा जाता है तो राज्यसभा केवल उसमें धन विधेयक समक्ष में सिफारिश कर सकती है और 14 दिन के अंदर अगर पारित नहीं करती पारित मान लिया जाता है। लोकसभा के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण पर अंकित रहेगा वह धन विधेयक है, अर्थात कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किस दल ने 2 वर्ष के समय पर 2 प्रधानमंत्री दिए? ऐसे बड़ा विवादित प्रश्न है, आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जवाब दीजिएगा। देखिए, 1977 में गठित लोकसभा में जनता की दल की जो पार्टी थी, 2 वर्ष के भीतर 2 वर्ष के भीतर 2 प्रधानमंत्री दिए, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। आगे चलकर यूनाइटेड फ्रंट 13 राजनीतिक पार्टियों ने जनता दल को त्याग कर 2 प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा, आर.के. गुजराल बनी। इससे स्पष्ट होता है कि इसमें जनता दल जनता पार्टी दोनों है। अर्थशास्त्र भाग 1, ये जनता दल और आगे चलकर यूनाइटेड फ्रंट, इसलिए इसमें कंफर्म उत्तर नहीं है, लेकिन इस दशा में जनता दल या जनता दल ही होगा। जनता दल जो पहली बार गैर कांग्रेसी बनी थी वो होगा, लेकिन इसके में उत्तर जो है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा है। कौन सा ये? अर्थशास्त्र 11 9 का भी 10 का भी होगा, 12 का भी नहीं होगा तो होगा, नीचे खोजना होगा, क्योंकि हम लेते हैं पूरी सीरीज होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी? बताइए, आगे चलकर देखते हैं भारत में वित्तीय समितियां कौन सी हैं। बात करिए, देखिए कौन है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति। क्या होगा? देखिए, भारत के संसद की थोड़ी जान लीजिए, भारत के संसद की जो भारत की संसद होती है उसकी वित्तीय जो समितियां होती हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति या सरकारी उपक्रम समिति है। वर्तमान संसदीय जो समिति है इसका प्रमाणित स्रोत 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट था उसके आधार पर। समितियों का गठन मनोनय स्पीकर या सभापति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सभापति या स्पीकर के द्वारा किया जाता है। समितियों का गठन किसके द्वारा? स्पीकर या सभापति के द्वारा किया जाता है। किसी भी समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता, जैसा कि मैंने पहले भी बताया तो आज ही बताया। इसका उत्तर क्या होगा? ये 3 और था, इसका चौथा होगा 1 2 3, चारों सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। अगला है, लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव कब हुए थे? लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे, बताइए कब हुए थे?
ऐसे ऐसे प्रश्न है आपके लिए छाट कर लाया गया है कि अगर आप पढ़ेंगे तो वास्तव में मजा आ जाएगा। और आज से इकोनॉमिक्स की क्लास चलेगी, इंतजार करिएगा। और इकोनॉमिक्स की सीरीज पूरी तरह से फ्री चलेगी, और उसके बाद कराने के बाद उसकी प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो बताइए इसका क्या होगा। लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे। ये लोकसभा के पहले मध्यावधि चुनाव 1977 में हुए थे। इसे हम छठी लोकसभा कहते हैं। क्या कहते हैं? छठवीं लोकसभा। छठवीं जो लोकसभा थी 1977 में पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए थे, क्योंकि पहली बार देश में, भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। कौन सी? गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। ठीक, 18 जनवरी 1977 को प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन कर दिया गया था। पहली बार 18 जनवरी 1977 को प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन कर दिया गया, और मार्च 1977 में छठी लोकसभा का चुनाव कराया गया। चौथी लोकसभा, छठी लोकसभा, नवीं लोकसभा, 11वीं लोकसभा तथा 12वीं लोकसभा निर्धारित 5 वर्ष के पूर्व भंग की गई थी। लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चौथी लोकसभा, छठी लोकसभा, चौथी लोकसभा, छठवीं लोकसभा, 9वीं लोकसभा, 11वीं लोकसभा, 12वीं लोकसभा 5 वर्ष के पूर्व भंग हो गई थी। और 12वीं लोकसभा का कार्यकाल मात्र 413 दिन अर्थात 13 माह रहा, जो सबसे न्यूनतम है। लिख लीजिएगा, 12वीं लोकसभा कार्यकाल सबसे न्यूनतम 413 दिन रहा। 413 दिन रहा, लगभग 13 सप्ताह। 12वीं लोकसभा का कार्यकाल सबसे छोटा रहा, जिसमें चौथी, छठी, नौवीं 4, 2, 6, 3, 9, 2, 11 ऐसे याद करने का तरीका है, अपना अपना तरीका याद कर सकते हैं। चौथी लोकसभा, छठी लोकसभा 4, 2, 6, 3, 9, 2, 11 माने चौथी लोकसभा, छठी लोकसभा, 9वीं लोकसभा और 11वीं लोकसभा और 12वीं लोकसभा। तो इस प्रकार हमने ये देखा। तो 1977 में पहली बार मध्यावधि चुनाव कराए गए। चुनाव 3 तरह के होते हैं, अगर लिखना चाहे लिख लीजिएगा। चुनाव देश में 3 तरह के होते हैं। पहला चुनाव क्या होता है? जो चुनाव होता है 5 वर्ष कार्यकाल पर। दूसरा होता है मध्यावधि चुनाव, उपचुनाव। तो ये जो चुनाव होता है वो पूरे कार्यकाल के लिए होता है। मध्यावधि चुनाव जैसे बीच में सरकारें गिर जाए, दोबारा जो निर्वाचन होता है वो बचे हुए कार्यकाल न बल्कि पूर्ण कार्यकाल के लिए। जैसे कल्पना करिए, अभी उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की गवर्नमेंट है, केंद्र में मोदी जी गवर्नमेंट है। अगर ये गवर्नमेंट 5 वर्ष पूर्ण करने से पहले गिर जाती है तो दोबारा जो चुनाव होगा उसे चुनाव कहेंगे। उसमें जो संसद का सदस्य या विधानसभा का सदस्य चुनकर जाएगा वो पूरे कार्यकाल के लिए रहेगा। तो ये मध्यावधि चुनाव हो गए। लेकिन अगर कार्यकाल कंप्लीट होने के बाद जो चुनाव होगा वो चुनाव कहलाएगा। लेकिन जो उपचुनाव होते हैं वो बचे हुए कार्यकाल के लिए होते हैं। कल्पना करिए, जैसे किसी व्यक्ति का, जैसे मैं ही लोकसभा का सदस्य हूं, 5 साल के कार्यकाल में 3 साल बाद मेरी मृत्यु होगी, तो जो पद खाली हुआ उस पे जो चुनाव होगा तो बचे हुए कार्यकाल के लिए होगा, उसे उपचुनाव कहते हैं। तो चुनाव भी क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार आप लिख लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों को। इसके बाद चलते हैं, लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है? लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है? लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है? बताइए। निर्णायक मत, ध्वनि मत, प्रत्यक्ष मत, अप्रत्यक्ष मत। सीधी सी बात है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसका जो मत होता है वो निर्णायक मत होता है। क्या होता है? एक निर्णायक मत होता है। भारतीय संविधान में अध्यक्ष पद की स्वतंत्रता निष्पक्षता को संवैधानिक बंधों द्वारा संरक्षित किया गया है। लोकसभा का अध्यक्ष प्रथम बार मतदान नहीं कर सकता, वह केवल किसी विषय पर मतों की बराबरी पर ही निर्णायक मत दे सकता है। मानो जो उसका मत होता है वो निर्णायक होता है। कब? जब मामला बराबरी का हो, उस समय ही वह अपने निर्णायक मत की भूमिका अदा करता है। ठीक। अर्थशास्त्र है, इतिहास है, विज्ञान है और ये गणित है, खाली गणित है। हाँ, 6 7 8 उसके बगल में भी गणित है। अंग्रेजी है, मैरीगोल्ड। अच्छा, मैरीगोल्ड अंग्रेजी। ठीक, ये गणित का ज्यादा पूरा है। हाँ, 3 4 5। हाँ, इसे कभी इसको 3 4 5 होगा। ठीक। हाँ, वो 3 4 5। भूगोल नहीं क्या? 6 से 12। 6 से 12 भूगोल नहीं, पूरा सीरीज नहीं है इसमें कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। भूगोल 6 से 8 पूरा नहीं है कंप्लीट। जो है उसको कर दीजिए, इसमें भी है यार। नहीं, उसमें कर दीजिए, जो है अलग कर दीजिए भूगोल। भूगोल खाली। हाँ ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ में।
भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन को तैयार किया जाता है? बताइए। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। आज ही मैं आपको कुछ किताबों का नाम बताऊंगा, आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण किताबों के मैं आज नाम बताऊंगा जो आपको सिलेक्शन गिरे उन किताबों को पढ़ना है, वो किताबों का मैं दर्शन भी आप कराऊंगा। वही किताब छट रही है नीचे, हाँ थोड़ा अलग कर देंगे, सही है। हाँ इतिहास नहीं है वो उसका नाम संविधान, ठीक है। तो इसका क्या होगा, देखिए भारत में राष्ट्रीय आय प्राकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी CSO, भारत में राष्ट्रीय आय प्राकलन तैयार CSO द्वारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। भारत की आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट भी जारी करता है। यह भारत में आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी जारी करता है जो वार्षिक होता है। भारत के औद्योगिक उत्पाद के आंकड़ों की घोषणा करता है। भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 2 मई 1951 को लिख लीजिएगा, 2 मई 1951 को हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। लिख लीजिएगा। CSO की स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये पूछा प्रश्न है कि CSO की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, ये भारत का, इसलिए इसे लिख लीजिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है। इतिहास संविधान, मतलब कुछ किताबें गायब है ना, कुछ किताबें नहीं मेरे पास सब था, 10, 11, 12 मानव भूगोल। जहाँ भी होगा रीति की बात होगा। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग। तब उसको वही खरीदना होगा ना, ये बात है। इसके बाद हो गया सब। मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है, बताइए क्या शामिल नहीं है। चलिए तो धन्यवाद। हाँ ये सब क्या है, राज्य सरकार की। हाँ तो पूरे 3-4 भी कंप्लीट नहीं रहा सरकार। अच्छा राज्य सरकार कंप्लीट नहीं है, मतलब दिखा सकते हैं कि राज्य सरकार कौन। हाँ ये राज्य सरकार ये इतिहास वो भी थी। अच्छा वो सामाजिक भारत है, ये इसमें सोशल है, नहीं है तो जो है इसको करिए। सोशल एक तरफ ये सोशल है और वो इकोनॉमिक्स है। 10 की है, 9-10 का अलग अलग हाँ नहीं है। ये हाँ तो कर दीजिए ना, ये भी 10 की ये कर दीजिए। हाँ एक तरफ ये सोशल है, ये अर्थशास्त्र है, ये सब ये राजनीति। ठीक 9-10 ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें क्या होगा, इसमें देखिए बिना विभाग के मंत्री को मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किया जाता। बिना विभाग के मंत्री को मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किया जाता। संविधान के अनुच्छेद 74(1) में, संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 74(1) में देख लीजिए, कौन नहीं देख रहे आप। 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री को एक ही श्रेणी में नहीं आते, लिख लीजिएगा। कुछ नोट डाउन में आपको इंपॉर्टेंट लिखवाने जा रहा हूं। अनुच्छेद 74(1) में लिखा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद मंत्री एक ही श्रेणी के नहीं होते। किसी भी व्यक्ति को अगर वह संसद की अर्हताएं रखता है सदस्य बनने की, उसे मंत्री बनाया जा सकता है, किंतु उसे 6 माह के अंदर संसद की सदस्यता लेना अनिवार्य है। संविधान में 4 प्रकार के मंत्री की बात कही थी। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की, लिख लीजिएगा कौन कौन। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, तीसरा राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, तीसरा राज्य मंत्री, चौथा उप मंत्री। प्रधान कैबिनेट मंत्रियों को और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों को विभाग आवंटित करता है। प्रधानमंत्री जो है कैबिनेट मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों को विभाग का आवंटन प्रधानमंत्री कराता, लेकिन उनकी शपथ और प्रतिज्ञान राष्ट्रपति दिलाता है। इस प्रकार इसका उत्तर बिना विभाग के कोई मंत्री नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? भारतीय संसद सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता क्या? 4 बताइए। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और फिर उप मंत्री। 4 प्रकार के होते हैं। राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र प्रभार और एक केवल राज्य मंत्री होते हैं। ठीक,
भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? यह भारत में संघ विधान मंडल है, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है, द्विसदनीय है। संसद का ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता जैसे राज्यसभा। अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता जैसे अनुच्छेद 80। ठीक, आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से केवल एक हो सकता है, वह है कौन हो सकता है? बताइए। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से केवल एक हो सकता है, कौन? यह भी हमने पढ़ाया है। आइए योजना आयोग के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। इसका उत्तर आपको पता है, प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक, आइए कुछ महत्वपूर्ण बातों तथ्यों को पहले लिख लेते हैं। पहली बात, योजना आयोग 2015 से नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग केसी नियोगी की सलाहकारी समिति की रिपोर्ट पर 1950 में किया गया एक गैर संवैधानिक संस्था है, लिख लीजिएगा। योजना आयोग का गठन केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया, जो एक गैर संवैधानिक संस्था है। लेकिन अब इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। योजना आयोग के कुछ बड़े काम हैं, लिख लीजिएगा। पहला, स्रोत का निर्धारण करना, क्षेत्रों के आवंटन की प्राथमिकता देना, योजनाओं की समस्या की जांच करना, केंद्र तथा राज्य के विकास योजना का निरूपण करना, योजना तथा औद्योगिक का विकास करना, राष्ट्रीय विकास में जन सहयोग, योजना पत्रिका का प्रकाशन करना, योजना की प्रगति की समीक्षा करना, ये आदि है। जो 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग के नाम से आया, आगे चलकर यह नीति आयोग हो गया। अब अगला प्रश्न होता है कि नीति का फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सही जवाब। ठीक, यह हो गया आपका इस प्रश्न का जवाब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, लोकसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? लोकसभा में विपक्ष का पहला नेता कौन था? लिख लीजिएगा। देखिए, पहली लोकसभा में कांग्रेस के अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई एक अन्य पार्टी के रूप में शामिल थी। भारतीय कम्युनिस्ट के नेता ए के गोपालन 1952 में विपक्ष के नेता के रूप में कार्यरत थे। कब? 1952 में एक विपक्ष के नेता के रूप में क्या थे? कार्यरत थे। विपक्ष के नेता को संसद अधिनियम 1977 के अंतर्गत वेतन और भत्ते के साथ मान्यता प्रदान की गई। कब? 1977 में। इसका उत्तर क्या होगा? ए के गोपालन, ये लिख लीजिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सही और छोटा कर देगा? बताइए, संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्रश्न है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं जी, गलत है। एक अविश्वास प्रस्ताव के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 6 माह से की अवधि अवश्य होनी चाहिए, ये एकदम सही है। मानिए अविश्वास प्रस्ताव एक बार पेश करने के बाद दोबारा पेश करने के लिए 6 माह का समय चाहिए, 6 माह का अंतराल होना चाहिए। ठीक, उसके बाद सदन में प्रस्तुत करने के लिए पहले से कम 100 व्यक्ति उस प्रस्ताव को समर्थन करें। जी नहीं, यह 50 व्यक्ति होगा। यह गलत हो गया। यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। जी हाँ, यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब आइए इसके बारे में देखते हैं।
अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके लिए लोकसभा में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। इसके लिए लोकसभा में 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है, तब अध्यक्ष इसका अनुमोदन करता है। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच 6 माह का अंतर होगा। इस प्रकार इसका उत्तर बी और डी सही है। क्या होगा? बी और डी सही है, माने पहला इसका उत्तर सही है। पहला इसका उत्तर क्या है? सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वित्त आयोग है, अगला प्रश्न है आपके सामने। वित्त आयोग है, क्या होगा? पंचवर्षीय योजना बनाता है, मौद्रिक नीति तैयार करता है, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है, संशोधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारों पर निर्णय लेता है। देखिए इसका विकल्प क्या, समय नहीं गवाएंगे आपके। संसद के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारों पर निर्णय लेता है। मतलब इसका उत्तर होगा कि वित्त आयोग, जिसका वर्णन अनुच्छेद 280 में किया गया है, इसका प्रावधान संविधान का अनुच्छेद 280 में किया गया है, जो संघ तथा राज्यों के बीच सुगम शुद्ध आगमन या उनके जो आय व्यय होता है उसका बंटवारा करता है। भारत के संचित निधि में राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को स्पष्ट करता है। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों के संशोधन की अनुपूर्ति, किसी भी राज्य में संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय भी निर्धारित किए जाते हैं। इस प्रकार वित्त आयोग संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारों का निर्णय लेता है। एक लाइन में अरे खिच हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो उस पद पर अस्थायी रूप कौन काम करता है? यह भी हमने बताया है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो, उस दशा में भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है। ऐसा एम हिदायतुल्लाह ने किया है। जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उपराष्ट्रपति के कृत्यों को निर्वहन करेगा, और जब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो जाएंगे तो जो भारत का चीफ जस्टिस होगा वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायतुल्लाह रह चुके हैं। 2 प्रश्न और हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। लोकसभा अपने अध्यक्ष का निर्वाचन स्वयं से ही करती है। लोकसभा अपने पद के लिए कोई पृथक लोकसभा अध्यक्ष अपने पद के लिए किसी प्रकार कोई शपथ या प्रतिज्ञा नहीं करता, क्योंकि वह लोकसभा का सदस्य बनते समय ही शपथ ग्रहण कर चुका होता है। लोकसभा की संवैधानिक छूट दी गई है कि यदि अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हो जाने के बाद वह संसद की मर्यादा है, निष्पक्षता एवं कर्तव्य पालन के लिए वह पार्टी से त्यागपत्र दे दे। ठीक, तो किसको देता है वो? लोकसभा के उपाध्यक्ष। ये उसकी खुद की गरिमा है, जिसे लगता है अपने पद से त्यागपत्र किसको दे सकता है? लोकसभा को उपाध्यक्ष को दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। हर 2 वर्ष पे में राज्यसभा के कितने सदस्य सदन से निवृत्त होते हैं, सेना निवृत्त होते हैं? हमें जानते हैं कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है 6 वर्षों का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेना निवृत्त होते हैं। क्या होते हैं? सेना निवृत्त होते हैं। इसका विघटन कभी नहीं हो सकता। इस प्रकार इसका उत्तर दूसरा सही है।
बफरिंग के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, नेट साथ नहीं दे रहा है तो मेरी मजबूरी है। ठीक, बाद में मैं ये कर सकता हूँ कि मैं साथ में पढ़ाते समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा फेसबुक पेज पे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। आप वहां से ले सकते हैं, टेलीग्राम जुड़े रहेगा, दुर्गेश सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पे, वहां मैं इस वीडियो आपको उपलब्ध करा दूंगा। आगे आते हैं। भारत के महान्यायवादी को श्रवणाधिकार है किस चीज का? जवाब दीजिएगा। इसी के साथ आज का क्वेश्चन हम लोग खत्म कर देते हैं, उसके बाद फिर कुछ आगे पढ़ेंगे। भारत के महान्यायवादी को श्रवणाधिकार है। भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उनका वर्णन संविधान का अनुच्छेद 76, 88, 105 में है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी कानून या कानूनी अदालतों में अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने, सुनवाई करने का अधिकार भारत के महान न्यायवादी को होता है। महान न्यायवादी जो होता है भारत के मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, वह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। कल हम लोगों ने पढ़ा था, भारत सरकार को विधि मामलों में सहायता प्रदान करता है और भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी कानूनी अदालतों में अपनी सुनवाई कर सकता है। इसलिए इसका विकल्प 4 है। आज आपके इस प्रकार से पूरे 25 प्रश्न की सीरीज कंप्लीट होती है और आज के बाद कल हम लोग अगले प्रश्न से पढ़ेंगे, जहां पे अन्य प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। इस प्रकार आज की सेक्शन, आज की सीरीज यहीं खत्म होती है। अगली सीरीज के प्रश्न क्या है जो कल आपकी क्लास चलेगी वो मैं आपको बता देता हूं। अगली सीरीज आपकी क्या चलेगी, अगली सीरीज कल का प्रश्न आपका यहाँ से शुरू होगा, जो प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। ठीक, अन्य की समस्या के लिए आप सवाल अपने पूछ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर आप ऑनलाइन व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास संबंधित नोट संबंधित जानकारी ले सकते हैं। अगली किसी भी क्लास के लिए टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस दिए जुड़िएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ और आपको हमारी हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बहुत सारे क्लास ऐसे होते हैं जिसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाती, तो इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम पर जुड़िएगा। थोड़ी समस्या वजह से आज क्लास 1 या 2 ही लग पाएगी, इस वजह से हम आपके लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक, इसके बाद भी हम आपके लिए एक और सीरीज लेकर आ रहे हैं जहां पे हम अर्थशास्त्र की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि पूरे चैनल पर यूट्यूब पे इकोनॉमिक्स एक बेहतर कंटेंट कहीं नहीं मिला है जो आपकी परीक्षा के अनुकूल पढ़ाया और बनाया गया हो। इसीलिए इकोनॉमिक्स क्लास की शेड्यूल मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम में इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस दे जुड़ेगा ई लर्निंग विद दुर्गेश और जो शेड्यूल पड़ेगी वह प्रतिदिन की शेड्यूल होगी, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और जहां पे हम आपको लाइव क्लास पढ़ाएंगे। बस फर्क इतना है कि बीच में नेट साथ नहीं देता, उसके लिए हम माफी चाहते हैं और आप भी अपना बेस्ट दीजिएगा, हम भी अपना बेस्ट देंगे। सफलता है और जल्दी हमारे आपके बीच आएंगे। इसी के साथ आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो बेहतर लगे तो शेयर करिएगा, बाकी आपकी इच्छा, क्योंकि हम अपने जी जान लगा के आपको अपना बेस्ट देते हैं ताकि आप भी इस ऐतिहासिक कदम में अपना कदम और आगे बढ़ा सके। ठीक, बाकी किसी भी शेड्यूल के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम पे सभी चीजें हम आपको उपलब्ध करवाते हैं। जी ठीक, तो अब हम लोग शुरू करेंगे, इसके बाद बेस्ट ऑफ लक। बुक देखना है, बुक के लिए मैंने पूरी अंबार लगा दी है और आपको कौन सी बुक पढ़नी है और उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे और तैयार हो चुका है, लेकिन बस वही इंतजार करना है आपको कुछ देर के लिए। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, बुक के बारे में अलग से वीडियो बनाते हैं, बुक हमने इकट्ठा कर लिया, वीडियो बना देंगे, अपलोड कर देंगे उसे।